नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकर। सोमवार को माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को उस मामले में राहत देने की कोशिश की जिस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पर आ रही थी। ये मामला प्रदेश के उन 5,000 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय का है, जिन्हें की कम संख्या के विद्यार्थियों के कारण पड़ोसी विद्यालयों में विलय कर दिया गया। निश्चित तौर पर भले ही सरकार को उच्च न्यायालय के इस निर्देश से या यूं कहिए कि दोनों याचिकाओं के खारिज करने से राहत मिली हो, लेकिन नैतिक दृष्टि से इस मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या माननीय न्यायालय ने इस पर याचिका खारिज करने से पूर्व गंभीरता से विचार नहीं किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की एकल पीठ संजय भाटिया न्यायाधीश ने विलय के विरोध में आई दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। एक याचिका सीतापुर जिले के 51 गरीब विद्यार्थियों की ओर से दायर की गई थी, जिसमें कि उनके विद्यालय को विलय करके 2-3 किलोमीटर दूर विद्यालय में भेज दिया गया। निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और परिवहन और स्वास्थ्य ऐसी योजनाएं हैं जिनमें कि सिर्फ धन ही लगता है, क्योंकि ये एक लोक कल्याणकारी योजना है। इनसे सरकार को कोई फायदा नहीं होता और न ही इन 3 विभागों से शिक्षा स्वास्थ्य से कोई भी विभाग को आमदनी होती है। जो सरकार ये चाहती है कि सभी को अनिवार्य शिक्षा मिले, तो आखिर वही सरकार अपने ही बनाए नियमों को आखिर क्यों तोड़? जब ये 5,000 विद्यालय बंद होंगे तो माननीय कोर्ट ने यह माना, जो एक सरकार की दलील थी कि कम संख्या वाले बच्चों के स्कूल को विलय करके कंपोजिट स्कूल में जोड़ दिया गया है। माननीय न्यायाधीश ने सोचा होगा कि जहाँ से हमने विद्यालय बंद किया है वहीं के अड़ोस पड़ोस में कंपोजिट विद्यालय होगा और उन बच्चों को उसी विद्यालय में जोड़ देंगे, जिससे कि वहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तो वहाँ उनका काम चल जाएगा। लेकिन माननीय न्यायाधीश को ज़मीनी हकीकत का संभवतः ख्याल नहीं है कि कंपोजिट विद्यालय कभी कभी न्याय पंचायत स्तर पर होते हैं, जो कि निश्चित तौर पर एक से दूसरे विद्यालयों की दूरी 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर हो जाती है। वो बच्चे जो अपने ही गांव में शिक्षा पा रहे थे, अब मजबूरन उनको 2-3 किलोमीटर या तो जाना पड़ेगा या अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़े, क्योंकि
कई बार मैंने इस संबंध में इन स्कूलों का सर्वे भी किया और जो बहुत एक सामाजिक संस्था असर है कि जो सरकार भी उनकी रिपोर्ट को अपने बजटीय भाषण में समायोजित करती है, योजनाओं के लेकर असर की रिपोर्ट एक महत्व रखती है। असर के एक सर्वेयर की दृष्टि से मैंने भी गांव-गांव जाकर इस बात का सर्वे किया है और उसमें ये पाया है कि गांव के स्कूलों में अच्छी व्यवस्था न होने और ख़ासकर अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों का ध्यान न रखे जाने के कारण ही ड्रॉप आउट की जो समस्या है वो पैदा होती है, क्योंकि सरकार ने गांव के जो अध्यापक हैं इनको एक ऐसा कर्मचारी मान लिया है जिन्हें किसी भी योजना के तहत उन्हें कहीं भी लगाया जा सकता है, जबकि मेरे ख्याल से अध्यापकों को सिर्फ उनका मूल काम करने देना चाहिए। लेकिन सरकार जो कि प्राथमिक विद्यालयों की खराब शिक्षा व्यवस्था की बात कर रही है, वो ये नहीं बताती हैं कि आखिर उन विद्यालयों को आप जो विद्यालयों में पढ़ाने वाले मास्टर हैं उन्हें आपने साल में कितने दिन अपने पास व्यस्त रखा। BLO बनाने की बात हो या जनगणना करने की बात हो या अन्य कोई ऐसी सरकारी योजनाएं अध्यापकों को बिना पूछे ही उन्हें उनके काम में लगा दिया जाता है और वो अध्यापक अपना काम छोड़कर इन योजनाओं में लगते हैं और बाद में इन योजनाओं और सरकार ही ये कहती है कि विद्यालयों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती और बच्चों की संख्या घट रही। क्या सरकार बताएगी कि केवल विद्यालय बनना ही संसाधन नहीं होता, बल्कि उसमें सभी शिक्षकों की नियुक्ति हो। यहाँ तक कि आपने देखा होगा सरकार ने कई विद्यालयों से जिनमें की छात्र संख्या 100 या 150 से कम है, वहाँ के विद्यालयों को प्रधानाध्यापक विहीन कर दिया। अब जो सहायक अध्यापक होते हैं उन्हें ही हेडमास्टर का चार्ज देकर सरकार अपना काम तो चला रही, लेकिन उन बच्चों के साथ अनहित हो रहा है कि जो सहायक अध्यापक उन बच्चों को शिक्षा देने का काम, जैसा कि मैंने ब्लॉग में पहले बताया कि शिक्षा, परिवहन और स्वास्थ्य ऐसी सेवाएं हैं जिनसे कि सरकार को फ़ायदा नहीं होता और ऐसा लगता है कि न्यायाधीश भाटिया ने सरकार की उस दलील को स्वीकार किया जिसके कारण कम बच्चों के रह जाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब मैंने पहले ही बताया कि इनसे कोई सरकार को आर्थिक दृष्टि से फ़ायदा नहीं होता, लेकिन सामाजिक दृष्टि से ज़रूर फ़ायदा होता। हमारा संविधान ये हमें अधिकार देता है कि अपने हकों की रक्षा के लिए न सिर्फ हम अपनी आवाज़ बुलंद करें, पर ज़रूरत होने पर लोकतांत्रिक ढंग से
अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। आज माननीय हाई कोर्ट के इस निर्णय आने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के समक्ष शिक्षकों का प्रदर्शन होगा, जिसमें कि मुख्य रूप से इन स्कूलों के विलय की बात कही। लोक हितकारी सरकार को निःशुल्क शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य और सुलभ परिवहन देने की व्यवस्था सरकार के कर्तव्यों में शामिल है। लेकिन सरकार कभी ये देखने की जहमत उठाती है कि आखिर प्राथमिक विद्यालयों में इतने ट्रेंड अध्यापकों के होने के बावजूद भी बच्चों की संख्या क्यों घट रही है, या प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बाद भी आखिर गांव के लोग गांव में स्थित ऐसे अप्रशिक्षित लोग से अपना इलाज करना पसंद करते हैं, जबकि पास में ही अस्पताल खुला है। तो आखिर इसका कारण क्या है कि आदमी सरकारी अस्पतालों की ओर जाना नहीं चाहता। इसी प्रकार जहाँ परिवहन की व्यवस्था भी है, तो ये सरकार का दायित्व है कि कम से कम वो जनपद के सभी किनारों को कम से कम जिला मुख्यालय से जोड़ें। लेकिन सरकार इस बात का भी ध्यान नहीं रखती। खैर, आज का ब्लॉग मैंने केवल प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय के विलय को संबंध में रखकर बनाया था। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि इस मामले को उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया जाएगा और संभवतः वहाँ से कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि अगर इसी प्रकार सरकार धन की आड़ लेकर विद्यालयों को बंद करती जाएगी और अध्यापकों को सरप्लस बताएगी, तो आप तय मानिए कि फिर से अभी नहीं तो आगामी वर्षों में अगर ग्रामीण इलाके में अशिक्षितों की पौध बढ़ती जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप मेरे कंटेंट पर बेबाकी से राय रखें, ताकि हमें ये पता लग सके कि आखिर आपको हमारे ये कंटेंट कैसे लगते हैं और क्या इसमें और सुधार हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।